डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए आप कैरेक्टर टेबल कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो आज मैंने एग्जाम्पल लिया है D4 पॉइंट ग्रुप का। और अगर D4 पॉइंट ग्रुप के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है PDPH4। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसमें जो PH यानी कि जो हमारी फिनाइल रिंग है वो कैसे जुड़ी हुई होती है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है इसका यहाँ पर। और ये थोड़ी सी टिल्टेड होती है, जो जितनी भी बेंजीन रिंग यहाँ पर अटैच्ड है वो थोड़ी सी टिल्टेड रहेंगी, इसीलिए इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है इसके टिल्टेड पोजीशन की वजह से। तो ये हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया हमारा PDPH4। ठीक है, अब ई तो सभी में प्रेजेंट होता है, तो हमने इसका सबसे पहले अगर हमें पॉइंट ग्रुप का पता लगाना है तो हम धीरे धीरे सारे सिमेट्री एलिमेंट्स जो हैं उनको अप्लाई करते चले जाएंगे। C4 प्रेजेंट है इसमें। C4 कैसे प्रेजेंट है, जो यहाँ से C4Z अगर हम इसे मान लीजिए ये हमारी हमने एक्सिस ले ली, ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी y एक्सिस हो गई और ये हमारी z एक्सिस हो गई। तो z एक्सिस जैसे ही होगी क्योंकि बेस अगर आप इन सबको मिला दें एक स्क्वायर बन के आ जाएगा आपके पास। जब भी स्क्वायर बन के आता है तो जनरली वहाँ पर C4 प्रेजेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और ये टिल्टेड पोजीशन कैसे है, ये कुछ जैसे अगर मैं ऊपर वाली रिंग की बात करूँ ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये पोर्शन ऊपर है और ये पोर्शन नीचे, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे है। तो अगर मैं C4 अप्लाई कर रही हूँ, जैसे C4 है तो अगर ये वाली जो पोजीशन है इसकी ऐसी, तो जब मैं C4 अप्लाई करूँगी 90 डिग्री पर रोटेट होकर ऐसी तो आएगी, तो यानी ये वाला पोर्शन ऊपर, फिर ये 90 डिग्री पर रोटेट होगी, फिर ऐसे आएगी, फिर 90 डिग्री पर रोटेट होकर ऐसे आएगी। तो इसलिए इसमें C4 प्रेजेंट होती है। बेंजीन रिंग की पोजीशन जो जैसी थी वैसी ही रहती है। तो एक तो यहाँ पर C4 प्रेजेंट हो गई। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें कोई C2 प्रेजेंट है कि नहीं। तो एक C2 तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है। इसके अलोंग अगर मैं घुमाऊंगी तो ये बेंजीन रिंग यहाँ और ये बेंजीन रिंग यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही एक C2 एक्स एक्सिस के अलोंग भी प्रेजेंट है। ये बेंजीन रिंग यहाँ और ये बेंजीन रिंग यहाँ आ जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक भी C2 दिख जाए तो इसका मतलब वहाँ पर जितना भी ये n का नंबर है, देखिए CN एक्सिस अगर है तो अगर आपको एक भी C2 दिख जाए तो वहाँ पर n C2 प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब इसमें 4 C2 यहाँ प्रेजेंट ज़रूर होंगी। और 4 C2 कैसे प्रेजेंट हुई, एक C2 ये है, दूसरी C2 ये, तीसरी C2 ऐसे है। जब हम इसके अलोंग घुमाएंगे, रोटेशन करेंगे, तो ये रिंग यहाँ और ये रिंग यहाँ, दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे और एक C2 ऐसे। तो हमें यहाँ पे 4 C2 मिल गई। और CN और NC2 ये दोनों ग्रुप्स मिलकर हमारा DN ग्रुप बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो इसका पॉइंट ग्रुप निकला वो D4 निकला। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर शो भी कर रखा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि C4 एक्सिस को हमने Z डायरेक्शन के अलोंग मान लिया। ये जो हमारी डायरेक्शन थी ये Z एक्सिस थी, तो C4 Z के अलोंग है। और ये जो C2 ये X है, ये C2 Y है, और जो ये वाली एक्सिस है इनको हम C2 XY जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा। देखिए यहाँ पर Z एक्सिस ऐसे मानी हुई है, ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। ठीक है, एक C2 Y दिखा रखी है, एक C2 X दिखा रखी है, ये हमारी C4 Z है। और एक्स वाई एक्सिस जो X और Y के बीच के एंगल को, यानी C2 X और C2 Y के एंगल को बाइसेक्ट करती हुई जा रही है। तो ये C2 डैश हो गई और ये भी हमारी C2 डैश हो गई। इसको हम XY कह रहे हैं, इसको XY बार बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 C2s हो गई। तो अब हमने मतलब ये लिखा हुआ है E, फिर C4, फिर 4 C2 परपेंडिकुलर टू C4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ग्रुप में जो भी हमारे ये तो हमने एलिमेंट्स लिख लिए। अब इन एलिमेंट्स के हम ऑपरेशंस लिखेंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस जो थे, ये थे हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स। अब इनके ऑपरेशंस लिखेंगे। ऑपरेशन से मतलब ये मैंने आपको बताया भी था कि हम C4 जैसे अप्लाई कर रहे हैं। सपोज हम इस मॉलिक्यूल पर C4 अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम पहली बार C4 अप्लाई करेंगे तो जो ये वाली रिंग है वो यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, फिर जब हम दूसरी बार C4 अप्लाई करेंगे तो जो रिंग यहाँ पहुँच गई थी ये वाली, यानी अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूँ तो पहले C4 में ये नंबर 1 यहाँ पहुँचेगी। फिर सेकंड टाइम C4 अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पहुँचेगी, मतलब यहाँ 1 कर देते हैं। ठीक है, फिर थर्ड टाइम हम अप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ पहुँचेगी, और फोर्थ टाइम अप्लाई करने पर हमारी C4 वही हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जो है हमें मिल जाएगा। तो हम इस C4 को, यानी कोई भी CN एक्सिस है, हम उसको तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि हमें आइडेंटिटी ना मिल जाए। तो इसका मतलब हमें 4 बार ये C4 अप्लाई करनी पड़ी। तो हमारे 4 ऑपरेशंस यहाँ पर निकल के आए। पहला हुआ C4 1, दूसरी बार घुमाया तो C4 2,
तीसरी बार घुमाया तो C4 3 और चौथी बार घुमाया तो C4 4। और जो ये C4 4 है ये हमारा E के इक्वल होता है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मिली है। ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया, जब भी C हो, ये दोनों नंबर सेम हो तो वो हमेशा E होता है। और E क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसलिए हम इसका ऑपरेशन को नहीं लिखते हैं। अब हम ये कहेंगे कि C4 में हमारे 3 ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं, और वो क्या क्या है, C4 1 है, C4 2 है और C4 3 है। और इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि Cn में हमेशा n-1 ऑपरेशंस होते हैं, तो जो भी नंबर यहाँ लिखा होता है उसमें से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। C4 है तो 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 3 ऑपरेशंस है, और वो 3 ऑपरेशंस ये रहे। और E का हमेशा अपना एक ऑपरेशन होता ही है, तो E हमने यहाँ लिख दिया है, तो ये हो गया C4 1, C4 2 और C4 3। ठीक है। अच्छा, अब C2 जो हमारी 4 C2 निकली है, हमने चारों C2 और सारे जितनी भी C2s होती हैं वो अपने आप में एक अकेला ऑपरेशन होती हैं। देखिए C2 के लिए क्या ऑपरेशंस लिखेंगे, हम लिखेंगे C2 1 और C2 2। तो ये C2 2 तो फिर से E हो गया, तो यहाँ पर खाली एक ही ऑपरेशन निकल के आएगा। और हम n-1 वाला फॉर्मूला भी लगाएं तो भी 2-1 खाली एक ऑपरेशन। तो यानी जितनी भी C2 होंगी वो अपने आप में अकेला ऑपरेशन होती हैं। तो हमने उन सब के ऑपरेशन लिख दिए, C2x लिखा, C2y लिखा, C2-xy और C2-xy बार। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास इतने ऑपरेशन 8 ऑपरेशंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। अब इन 8 ऑपरेशंस को जब हमें ऑपरेशंस मालूम पड़ जाते हैं तो हम उन्हें फिर जो सिमिलर ऑपरेशंस होते हैं उनको हम एक क्लास में रख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दिस लिस्ट में बी री रिटन विद द ऑपरेशंस कलेक्टेड इनटू 5 क्लासेस। अब ये क्लासेस कैसे बनाएंगे हम इनकी, ई की तो अपनी सेपरेट क्लास होती है, तो ई को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। जब भी हमारी कोई रोटेशनल एक्सिस आएगी यानी CN एक्सिस आएगी तो उसमें जो भी इन्वर्स होते हैं वो हमेशा सेम क्लास में होते हैं अगर पॉइंट ग्रुप में कोई सिग्मा V प्रेजेंट हो या परपेंडिकुलर C2 हो प्रेजेंट। इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई C2 प्रेजेंट है तो फिर जो इन्वर्स होंगे वो हमारे जो होंगे वो सेम क्लास में आएंगे। तो सबसे पहले तो इन्वर्स ही देख लीजिए। इन्वर्स मैंने आपको बताया था C4 1 और C4 3 एक दूसरे के इन्वर्स है। हमें कैसे मालूम पड़ता है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा E के इक्वल आ जाता है। तो जो भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट यानी कि दो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, हमने उन दोनों का प्रोडक्ट देखा, अगर वो E के इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे के लिए इन्वर्स होते हैं। ठीक है। तो जो इन्वर्स होंगे वो हमेशा सेम क्लास में होंगे। इन्वर्स हम वैसे एक तरीका और भी है, मतलब आपको ना समझ में आए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस वाली डिजिट में से हमेशा ये वाले डिजिट को माइनस कर दीजिए। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, या 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो भी आप यहाँ पर इन्वर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो दोनों को प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं, वो E के इक्वल आना चाहिए। तो C4 4 आया तो इसका मतलब ये E के इक्वल हो गया। हमने इन दोनों को सिर्फ प्लस कर दिया है। ठीक है। जो भी पावर थी उनको हमने प्लस कर दिया। ठीक। तो इससे हमें मालूम पड़ा C4 1 और C4 3 क्योंकि ये दोनों इन्वर्स हैं तो ये सेम क्लास में होंगे, तो हम इन दोनों को सेम क्लास में लिख देंगे। तो हमने लिखा 2C4। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो दो C4 ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं वो सेम क्लास में हैं। और जो ये हमारा C4 2 बचा ये हमारा अकेला अलग ऑपरेशन है, और ये C4 2 किसके इक्वल हो गया, ये C2 Z के इक्वल हो गया। अब C2 Z के इक्वल कैसे हो गया, देखिए हमने ये ली थी C4 Z। ठीक। जब हमने पहली बार अप्लाई किया तो ये 1 वाली जो थी यहाँ पहुँची, यानी 90 डिग्री पर ये यहाँ पहुँच गई थी। ठीक है। जब हम दूसरी बार अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हम 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, और जितने डिग्री हम रोटेट करते हैं फिर उसी से हम n का नंबर भी निकाल लेते हैं। ठीक है। n का नंबर हम कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री और डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, जितने का मतलब 360 डिग्री डिवाइडेड बाय वो एंगल जिस पर हम रोटेट कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसलिए हमारा Cn का नंबर हो जाएगा C2। ये तो सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बस हम एक बार रिवाइज सा कर रहे हैं इसको। तो जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो पहली बार ये यहाँ घूमेगा और दूसरी बार ये यहाँ घूमेगा। तो यानी कि अगर हम C2Z की बात करें तो C2Z क्या करती, C2Z इसको डायरेक्टली यहीं तो लेके आती। तो इसीलिए ये जो C4 2 है ये C2Z के इक्वल है, यानी कि C4 को जब हम 2 बार अप्लाई कर रहे हैं तो C4 को 2 बार अप्लाई करने का मतलब 90 + 90। पहली बार C4 को अप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री का रोटेशन, फिर जब हम दूसरी बार अप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री का रोटेशन, और 180 डिग्री का रोटेशन बनाने से ही हमारी C2 बनती है। और वो C2 कौन सी है, Z एक्सिस के अलोंग है। ये वाली C2 है वो जो हमारी Z एक्सिस के अलोंग है। ठीक है। तो C4 2 जो होती है वो C2Z के, तो ये एक अलग ऑपरेशन हमारा निकल के आता है। तो ये हो गई C2Z। अच्छा, C2X और C2Y
जो हमारी सिमिलर C2s होती हैं वो भी हमारी सेम क्लास में होती हैं। अब सिमिलर C2 कैसे हैं? देखिए C2X और C2Y सिमिलर हैं। कैसे? C2X जो है वो भी एक फिनाइल रिंग PD और फिनाइल रिंग से होके जा रही है, और C2Y भी एक फिनाइल रिंग PD और फिनाइल रिंग से। तो दोनों C2 क्योंकि सिमिलर एटम से होती हुई जा रही हैं, इसलिए वो दोनों C2 सेम है। इसके अलावा हम पता लगा सकते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से भी। अगर हम इस C2 पर ये C4 और ये C4 अप्लाई करें, ठीक है, C4 और उसका इन्वर्स हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर, ये C2 अगर X है तो आंसर हमारा C2Y आएगा। अगर आप इसको अप्लाई करके देखेंगे, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आएगा। तो C2X जो है वो C2Y में चेंज हो जाएगी, और ऐसे ही C2Y पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो C2X में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से भी देख सकते हैं, और हम यहाँ पर मॉलिक्यूल में भी देख सकते हैं कि सिमिलर C2s हैं ये दोनों। तो C2X और C2Y क्योंकि हमारी सिमिलर हैं तो हमने उनको 2C2 लिख दिया, क्योंकि दोनों C2 सेम है। फिर C2-XY और C2-XY बार, ये दोनों भी हमारी सेम है, क्योंकि ये कैसे जा रही हैं, ये सिर्फ पैलेडियम से होती भी जा रही हैं, ठीक है, पैलेडियम से होती भी जा रही हैं दोनों की दोनों, इसलिए ये दोनों भी सेम हो गई हमारी। तो इन दोनों को भी हमने C2- से लिखा और ये 2C2 हो गई। तो अब इस तरह से हमारा हम क्लासेस में डिवाइड कर देंगे इसको। अब हम ऑर्डर ऑफ द ग्रुप देखेंगे, और ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। और जैसे हमने देखा कि नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस हमारे 8 निकल के आएंगे, वो आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आपको कभी इस तरह से लिखा हुआ हो तो आपने जितने भी नंबर्स होते हैं किसी भी सिमेट्री एलिमेंट के आगे लिखे हुए, बस उन नंबर्स को काउंट करना है। ई के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, उसको हम 1 मानेंगे। 1 + 2, इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है, तो दोनों एक ही हैं, तो चाहे आप C2Z लिखो चाहे C42 लिखो, ये भी 1। तो 1 + 2 + 1 + 2 + 2 = क्या हो जाएगा? 8। तो ये हमारा 8 हो गया। और जब हमें क्लासेस देखनी है तो हम जो ये सिर्फ जो शोन फ्लाई सिंबल लिखे हुए हैं, तो जो हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स लिखे हैं, बस हम सिर्फ उन्हीं को काउंट करेंगे। तो एक ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये, और फिफ्थ ये। तो कुल मिलाकर ये 5 क्लासेस हो गई। तो बस ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप में आपको ये नंबर काउंट करना होता है, प्लस करना होता है, और क्लासेस में आपको सिर्फ ये सिंबल्स देखने होते हैं, कितने सिंबल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, ये सब सिमेट्री ऑपरेशन सेम क्लास में आते हैं। तो ये जो 2 C2 हैं वो सेम क्लास में, इसलिए हम इसको सिर्फ 1 काउंट कर रहे हैं। तो हम सिर्फ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ शोन फ्लाई सिंबल्स जो लिखे हैं बस आपको उनको काउंट करना है। तो यहाँ पर हो गई हमारी क्लासेस 5। तो इस तरह से हम D4 में निकाल सकते हैं उसका ऑर्डर और उसकी क्लासेस। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अच्छा, ठीक। अब जब हमें एक बार क्लासेस हमें मालूम पड़ जाती हैं तो हमारा सेकंड काम क्या होता है? फिर अगर हमें कैरेक्टर टेबल बनानी है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है, क्योंकि उसी की हेल्प से हमें नंबर ऑफ़ IRs पता चलते हैं। रूल 5 क्या बोलता था कि नंबर ऑफ़ क्लासेस = नंबर ऑफ़ आर्स। टू प्रोड्यूस द कैरेक्टर टेबल फॉर दिस ग्रुप वी शुड नो द नंबर ऑफ़ IRs एंड देयर डायमेंशंस। अकॉर्डिंग टू रूल 5, सिंस देयर आर 5 क्लासेस देयर विल बी 5 IRs। इसका मतलब हमें ये तो मालूम पड़ गया कि इसमें 5 IR हैं, और वो कौन कौन सी IR हैं? टॉ1, टॉ2, टॉ3, टॉ4, टॉ5। ये हमने बना दिया, ये D4 के सारे हमने लिख दिए हैं। तो हमें ये चीज़ तो हमें मालूम पड़ गई, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे? फिर क्या देख रहे हैं हम? द डायमेंशंस ऑफ दीज IRs मस्ट ओबे रूल 1। रूल 1 क्या बोलता था? रूल 1 की हेल्प से हम डायमेंशंस निकालते थे IR की, कि जितनी भी IRs हैं उनके जो डायमेंशंस का स्क्वायर है वो उनके उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब I1², I1 यहाँ पर डायमेंशंस को शो कर रहा है फर्स्ट IR की, I2, I3, I4, I5, ठीक है, सबका स्क्वायर किया। अब हमें यहाँ पर अपना हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है कि हम यहाँ पर क्या नंबर रखें ताकि उन सबका स्क्वायर हमारा 8 के बराबर आए। तो देखिए, अगर मैं सबकी जगह 1 1 1 रख दूंगी तो 1 का स्क्वायर तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो आंसर हमारा 5 आ जाएगा। लेकिन हमें लाना है 8, तो मैं किसी एक नंबर को 2 लिख देती हूँ। जिस तो हमारे पास रिक्वायरमेंट जो इसके अकॉर्डिंग निकली वो क्या निकली? 4 तो 1 होंगे और एक 2, यानी कि 4 हमारी IR जो होंगी वो 1 डायमेंशनल होगी और एक IR हमारी 2 डायमेंशनल होगी। और इसको अगर हम ऐसे रखें तो हमारा आंसर भी 8 आ रहा है। तो अब हमें क्या चीज़ मालूम पड़ गई इसमें? और जो भी ये डायमेंशंस होती हैं वो हम E के अंडर कैरेक्टर के रूप में लिख देते हैं। तो हमने E के अंडर 1 1 1 1 और फिर 2 लिख दिया, ठीक। अब थर्ड पॉइंट में हम क्या देखेंगे?
हर ग्रुप में जो पहली आईआर होती है वो टोटली सिमेट्रिक होती है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। टोटली सिमेट्रिक से मतलब जो भी हम इन ऑपरेशंस के अंडर कैरेक्टर लिखेंगे वो सब +1 लिखेंगे, तो हमने ये सारे +1 लिख दिए। तो यही चीज़ हमने इसमें समझाई हुई थी। तो अब हमारे पास जो कैरेक्टर टेबल आई वो सिर्फ इतनी आ गई है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा काम होता है कि बाकी के टॉ 2, टॉ 3, टॉ 4, टॉ 5 जो है इनके कैरेक्टर्स को डिड्यूस करना। और वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं रूल 3। रूल 3 जो था तो वो हमारा ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में बताता था कि जितनी भी आईआर हैं इन सब का जो प्रोडक्ट है, अगर हम टॉ 1 इंटू टॉ 2 करें, इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। यानी इसका दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आने का मतलब है टॉ 1 और टॉ 2 ऑर्थोगोनल है। ऐसे ही अगर हम टॉ 1 इंटू टॉ 3 करेंगे तो उनका भी प्रोडक्ट 0 आएगा। टॉ 1 इंटू टॉ 4, टॉ 1 इंटू टॉ 5 या फिर टॉ 2 इंटू टॉ 3, कोई भी 2 आईआर ले लें, कोई सी भी 2 आईआर, दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आया तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल है। तो जितने भी आईआर के लिए हम कैरेक्टर इस तरीके से लिखेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 0 आना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ इतना और इतना बन चुका था पहले। अब हमारे पास बची बाकी की, तो हम नंबर 2 से टॉ 2 देख रहे हैं क्या करेंगे। अब टॉ 2 में हम क्योंकि पहली वाली सारी सिमेट्रिक बनाई है, तो अब जितनी भी 1 डायमेंशनल बनेंगी उनमें कहीं ना कहीं -1 जरूर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सारे ही +1 ले लेंगे तो हमारी दोनों आईआर जो है वो तीनों आईआर जो है सेम हो जाएंगी, और हमारी जो आईआर होती हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें -1 जरूर लेना पड़ेगा। तो -1 सपोज, अब हम फिर वही है कि हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है, हमें सिर्फ वही यूज़ करना है। सपोज मैंने ये -1 लिख दिए इनके लिए। तो अब हम इनका प्रोडक्ट अगर देख लें तो इनका टॉ 1 इंटू टॉ 2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसके आगे जो नंबर है जो नहीं हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम 1 मान के चल रहे हैं, उस 1 को मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, तो हमने 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दिया। फिर 2 इंटू 1, और ये नंबर हमारे पास नहीं है तो आप इसको चाहे a मान लीजिए, ये b, ये c और ये d, इस तरह से भी आप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर मैंने इसको सॉल्व कर लिया है तो मैंने इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो जो ये ग्रीन पेन से लिखे हुए हैं ये मैंने वो सिमेट्री ऑपरेशंस के नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो भी इनके आगे है। तो आपको जब भी इन दोनों कोई भी आपको आईआर को मल्टीप्लाई करना है, हमेशा इन नंबर से ज़रूर मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस के अंदर कैरेक्टर होते हैं उन सब को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। और क्योंकि यहाँ पर दो सिमेट्री ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं, और जो सिमेट्री ऑपरेशन सेम क्लास में होते हैं उनके कैरेक्टर भी सेम होते हैं, तो हमें यहाँ पर 2 बार 1 लिखने की बजाय हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप जब टॉ 1 इंटू टॉ 2 करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1 इंटू -1, 2 इंटू 1 इंटू -1, ये हमने करके देखा। हमने 2 को किसी को -1 लिख लिया था, बाकी सबको ये तो हमारे पास ऑलरेडी थी, बस इन 2 को हमने +1 किया और 2 को हमने -1 कर दिया, ठीक है। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा आंसर 0 आएगा। देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में हमारा +4 और -4 आ रहा है। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें +4 और -4 लेके आना है, ठीक है। तो अगर हम इन 2 को -1 करेंगे, यानी जिनके ऊपर 2 लिखा हुआ है उनके नीचे हमने -1 लिख दिया है, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 0 आ रहा है। तो अब हम सेकंड और थर्ड के लिए हमें थोड़ा सा क्लू मिल गया कि जिनके ऊपर भी 2 लिखा है बस हमें उनके नीचे -1 कर देना। तो सेकंड वाले हम इसमें जब हम यानी टॉ 3 में पहुंचेंगे तो हम क्या करेंगे, पहली बार में तो हमने इन दोनों के नीचे -1 लिखा, अभी हमारे पास एक 2 और लिखा हुआ है, तो दूसरी बार हम क्या करेंगे, एक बार हम इस 2 को और एक बार हम इस 2 को, इन दोनों के नीचे -1 लिख देंगे, बाकी सबको 1 कर देंगे, ठीक है। फिर तीसरी बार हम क्या करेंगे, फिर हमने इसको और इसको ले लिया -1, ठीक। मतलब मैंने क्या किया, एक बार हम इन दोनों को, फिर एक बार हम इन दोनों को, और एक बार हम इन दोनों को -1 कर रहे हैं। बस हमें हर बार किन्हीं जिनके ऊपर भी 2 लिखा है बस उनको -1 लिखना है, क्योंकि हमारी 1 डायमेंशनल है तो बहुत इजीली हम इसको समझ सकते हैं। 1 डायमेंशनल में आपको या तो +1 यूज़ करना होता है या -1 यूज़ करना होता है, और हमें क्योंकि इक्वल 0 लेके आना है तो +4 से -4 हमें लाना है। -4 हमारा कैसे आ सकता है, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो -2 आंसर आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, तो -4 आ जाएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा +4 आ रहा था। तो +4 और -4 हमें करना है, तो इसीलिए हमने 2 को, जिनके ऊपर भी 2 लिखा हुआ है उनको हमने -1, तो पहली बार में हमने इन दोनों को लिखा, फिर सेकंड टाइम में हमने इन दोनों को लिखा, और थर्ड टाइम में हमने इन दोनों को लिखा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, और आप सबको आप मल्टीप्लाई भी टॉ 2 इंटू टॉ 3,
टॉ 3 इंटू टॉ 4 सब कुछ करके देख लीजिए, आपको सेम आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, अब ये तो हमने लिख लिया है, साथ ही साथ हमें यहाँ ये भी चेक करना है कि रूल 2 भी हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब रूल 2 क्या बोलता था? रूल 2 ये सारे रूल कौन से थे? जीओटी के रूल थे। ये सब रूल्स मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ग्रुप थ्योरी की, आप वहाँ जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो रूल 2 क्या बोलता था कि जो भी ये हर आईआर में जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, इनका जब हम स्क्वायर करेंगे और इनके स्क्वायर का जब हम सम करेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर आना चाहिए। और सिर्फ कैरेक्टर का स्क्वायर नहीं, अगर उनके ऊपर ये नंबर्स भी लिखे हुए हैं तो इन नंबर्स को भी हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे, अगर हम टॉ 2 की बात करें तो यहाँ 1 है, 1 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर 1 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू -1 का स्क्वायर। तो मतलब इनके ये जरूर हमें इंक्लूड करना है, चाहे हम टॉ 1 इंटू टॉ 2 करें और चाहे हम उसका हर आईआर के कैरेक्टर का स्क्वायर करें। तो इसलिए मैंने इनको अलग नंबर से लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें ये वाले नंबर्स भी इंक्लूड करने हैं और ये जो कैरेक्टर्स हैं इनका स्क्वायर करना है और फिर हम सम करेंगे तो आपको आंसर सेम मिल जाएगा। तो ये चेक करना होता है हमें। तो अब हमारे पास क्या हो गई, 4 हमारी आईआर हमें मालूम पड़ गई। अब हमें 5वीं आईआर हमें निकालनी है जो कि हमारी 2 डायमेंशनल है। अब 2 डायमेंशनल है, फिर से हम हिडन ट्रायल मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल है तो इसका मतलब इसके आगे जो हम कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं वो हम 0 भी कर सकते हैं, -1 +1 भी कर सकते हैं और -2 +2 भी कर सकते हैं। 1 जब होती है तो हम सिर्फ +1 और -1 यूज़ करते हैं, यानी कि 1 डायमेंशनल में हम सिर्फ +1 और -1 यूज़ करेंगे एज कैरेक्टर, और 2 में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 3 नहीं करना है, बस 2 डायमेंशन में हमें +1 -1 +2 -2 और 0 हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा एक और मेथड है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि टू फाइंड द टू। अच्छा, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है, अब पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो ताकि मुझे फिर याद रहे। अच्छा, इसमें क्या करें, टू फाइंड द 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन वी माइट टेक अ पॉइंट x, y, z एंड एग्जामिन द मैट्रिसेस डिस्क्राइबिंग द ट्रांसफॉर्मेशन बाय 1 ऑपरेशन इन ईच क्लास। हम क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने एक पॉइंट मान लिया, जो हमारी x, y, z एक्सिस थी वहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट इमेजिन कर लिया और उस पॉइंट पर हमने सारे सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाई किए और फिर उस पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि वो कहाँ पर हो रहा है। तो उसके बेसिस पर हमारी 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, हेयर वी कैन ओमिट z बिकॉज इट इज कैरीड ओनली इनटू +-1 times itself by all operations and thus forms a basis for one of the 1 dimensional representation। यहाँ पर हमने z एक्सिस को अलग कर लिया। अब z एक्सिस अलग क्यों किया, देखिए अगर हम z एक्सिस पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अगर हमने सपोज e अप्लाई किया तो e में यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होगा तो हम इसके लिए +1 लिखेंगे। हम c4 अप्लाई करेंगे, c4 भी ऐसे ही तो घूमेगी, तब भी कोई चेंज नहीं होगा तो भी +1 लिखेंगे। हाँ, अगर हम इसको c2x कर रहे हैं तो c2x करने पर क्या होगा, ये जो c2x है हम इसके अलोंग इसको घुमा देंगे। जब ये इसके अलोंग घूमेगी तो ये नीचे जाके पहुंच जाएगी। या c2y कर रहे हैं तो c2y के लिए भी ये हमारा नीचे ही पहुंचेगा क्योंकि c2y हम ऐसे घुमाएंगे तो उसके लिए -1 हो जाएगी। तो या तो ये +1 में चेंज होगी या -1 में चेंज होगी। तो ये अपने आप में z एक्सिस जो होती है वो अपने आप में जो होती है एक बेस बना लेती है 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि इसका कैरेक्टर हमेशा 1 1 1 ही निकल के आना है, +1 या -1। तो ये 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को शो करेगी। तो अब हमारे पास बची x और y, और ये x और y एक्सिस आपस में मिक्स हो जाती हैं और ये मिक्स हो जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बना लेती हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब उसमें हमने 2 डायमेंशन यूज़ किए हैं। तो जहाँ भी कहीं आपको 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, किसी भी कैरेक्टर टेबल को आप उठा के देख लीजिए, आपकी बुक के पीछे बनी हुई होती है ये, और अगर नहीं हो तो गूगल करके देख सकते हैं। किसी भी जहाँ पर भी कहीं 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बनी है वहाँ पर हमेशा एक्स वाई जो है वो मिक्स होके आई हैं। अब हम इस एक्स वाई पर अपना रिजल्ट देखेंगे कि क्या निकल के आता है। देखिए, जब हम ई को अप्लाई करते हैं एक्स वाई पर, तो अगर हम ई को अप्लाई करें एक्स वाई पर तो हम कैसे इसको दिखा सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ। ई के लिए हम क्या करें, देखिए ये वाली पोजीशन हमारी एक्स की है, ये पोजीशन हमारी वाई की। ये मैट्रिक्स बनाई है मैंने, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले भी समझाया, पर फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ। ये एक्स की पोजीशन है, ये वाई की पोजीशन है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी वाई है। एक्स में क्या चेंज आया है वो हमें यहाँ लिखना होता है। तो देखिए, अगर मैं एक्स और वाई जब हम ई अप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो एक्स के
में कोई चेंज नहीं है तो उसे हम x के नीचे 1 ही लिख देंगे, और y में भी कोई चेंज नहीं है तो y के नीचे ही हम 1 लिख देंगे। ठीक है, मतलब हम e को ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, x और y पर अप्लाई कर रहे हैं, और ये x और y हमने ऐसे लिख दी है। ठीक है, अब हम x पर, क्योंकि कोई चेंज नहीं है, जब कोई चेंज नहीं होता तो हम उसे +1 रखते हैं, यानी कि वो x जो है वो x ही रहेगी, तो रिजल्ट क्या रहेगा, वो x ही रहेगा, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, y में तो कुछ नहीं लिखना ही नहीं है। और y के लिए, y में हमारा क्या, y हमारी y ही रहेगी, तो y हमारी y रहेगी, तो y के नीचे ही हम इसको 1 लिख देंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा। और ये जो हमारा निकल के आता है वो कैरेक्टर, इनको हम प्लस कर लेंगे डायगोनल एलिमेंट से, तो हमने इसको प्लस लिखा, कैरेक्टर हमारा निकल के आया 2। अब हम C4 अप्लाई कर रहे हैं। देखिए C4 हमारी z एक्सिस के अलॉन्ग है, तो अब x और y पर क्या चेंज होगा, देखिए इसको हम ऐसे भी, मैं आपको करके भी दिखा सकती हूँ और वैसे ही बताऊंगी अभी। तो अगर हमारी सपोज ये हमारी है y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस, सपोज अगर मैंने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, z हमारी ऊपर से आ रही है। ठीक है, हम जब C4 अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम C4 अप्लाई करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री पर घुमा रहे हैं, C4 के अलॉन्ग हमें 90 डिग्री घुमाना है, और इन एक्सिस में चेंज देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए जब हमने इसको घुमाया, अब आप सिर्फ x एक्सिस पर ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस क्या बन गई है, x एक्सिस y बन गई है। तो जब x एक्सिस y बन गई तो हम y के नीचे 1 लिख देंगे, ये x की पोजीशन है, ये y की पोजीशन है, तो x में क्या चेंज आया है वो हमने यहाँ पर शो कर दिया, वो y बन गई है। ठीक है, अच्छा y में क्या चेंज आया, हमने 90 डिग्री पर तो घुमाना है, ये यहाँ पहुँच जाएगी और ये यहाँ पहुँचेगी, यानी ये वाली x तो y बन जाएगी, और y कहाँ पहुँचेगी, y -x पे पहुँच जाएगी। देखिए ये घुमाया 90 डिग्री, ये -x पे पहुंची, तो y -x हुई है, तो इसलिए हमने x के नीचे -1 लिखा और बाकी हमारे 0 हो गए। ठीक, तो इस तरह से हम C4 पर C4 एक्सिस को अप्लाई करेंगे XY एक्सिस पर, एक साथ जब हम देख रहे हैं इनको, तो वही हमने यहाँ पर कैरेक्टर लिखे हुए हैं, और इनका कैरेक्टर जो निकल के आएगा, जो एलिमेंट्स थे वो हमने यहाँ लिख दिया, और जो इनका कैरेक्टर निकल के आया वो डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है तो हम 0 लिखेंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको कैसे चेंज किया। C4 अप्लाई करनी है सिंपल, और Z एक्सिस के अलॉन्ग करनी, Z एक्सिस हमारी ये है, तो हम इसके सिर्फ 90 डिग्री तो घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमाने पर x y में और y -x में चेंज हो रही है। अब हम C2Z देख लेते हैं। C2Z में हम क्या कर रहे हैं, C2Z करने का मतलब है कि हम इसको माइनस पे ला रहे हैं और इसको भी हम माइनस पे ले जा रहे हैं। भाई ये हमारा जो था, अगर हम इस x एक्सिस को देखिए, जब हमने x एक्सिस को 90 घुमाया तो ये यहाँ पहुँची, और फिर हम और एक 90 घुमा दें तो ये -x हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम y के लिए देखें, अगर हम इसको 90 डिग्री घुमाएं तो ये यहाँ पहुँचा, और और एक 90 घुमाए यानी कि 180 हो गया। तो C2 जब भी हम अप्लाई करते हैं तो 180 डिग्री का रोटेशन करते हैं, तो x और -x आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री पर है भी प्रेजेंट, तो x जो है -x में और y जो है वो -y में चेंज हो जाएगी, तो इसीलिए हमने x के आगे -1 लिखा, क्योंकि वो -x में चेंज हुई है, ये x की पोजीशन है, और y को हमने यहाँ, ये y की पोजीशन है वो भी -1 होगी। और दूसरा तरीका मैंने आपको ये भी बताया था, C2 के केस में हमें सिर्फ ये करना है कि जो भी एक्सेस यहाँ लिखी होती है उसमें तो कोई चेंज नहीं होता, और बाकी जो दोनों एक्सेस हैं उनके आगे माइनस लग जाता है, और इसीलिए इसका कैरेक्टर जो है वो -2 निकल के, तो -x और ये -y। ठीक है, ऐसे ही हम C2x कर लेंगे, तो C2x में क्योंकि x लिखा है तो x में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो x तो एज इट इज़ 1 ही लिखी, और y की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, वो -1 हो जाएगा। तो अब हम इसका कैरेक्टर लिखेंगे x0, ऐसे ही या तो C2x समझ लीजिए या C2y, क्योंकि दोनों C2 सेम है हमारी, दोनों का कैरेक्टर हमारा 0 ही निकल के आएगा। तो C2y में भी क्या होगा, y तो वाला तो में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो x है वो -1 बन जाएगी, तो इसलिए हमने x को ऐसे लिखा। तो चाहे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, देखिए ये हमारी C2 थी। ठीक है, C2 में हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी C2, तो अगर हम इसको 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री पर रोटेट करने पर क्या होगा, ये भी अपने नीचे पहुंच जाएगा, मतलब ये भी 180 पर पहुंचेगा और ये भी 180 पर। हमने इसको ऐसे ही तो रोटेट किया, तो y जो है वो -y पहुंच गई, और z का तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ xy पर अप्लाई करना है। और ऐसे ही आप C2y भी देख सकते हैं। C2y में क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने पकड़ा हुआ है ये हमारी y एक्सिस है, और जब हम इसको 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, तो x जो है वो -x बन गई है। तो वही सब हमने यहाँ पर रिजल्ट अपने लिख दिए हैं। अच्छा, अब C2xy जो है, xy हमारी ये थी, आप चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो देखिए जब हम इसके अलॉन्ग घुमाएंगे कोई भी चीज़ यहाँ पर, जब हम इसके अलॉन्ग घुमाते हैं तो y x बन जाएगा और x जो है वो y बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये थी, अब यहाँ से कोई एक्सिस जा रही है, तो जब ये इसके अलॉन्ग अगर मैं घुमा दूँ, सपोज ये ऐसे जा रही है तो मैं इसके अलॉन्ग घुमा दूँ तो ये ऐसे ही तो हो जाएगा चेंज, ये x y पे पहुँच गया, y x पे पहुँच गया। ठीक है, कैसे भी आप समझ सकते हैं, ये यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ, ये घुमाया C2 बस। ठीक है, तो इस तरह से ये
तो यानी x y पर, y x पर पहुंचा, तो x के आगे क्योंकि x जो है y बन चुका है तो इसलिए हमने y के नीचे 1 लिख दिया। ये x और y वाली पोजीशन थी। फिर y x बन गया तो x के नीचे हमने 1 लिख दिया। अभी भी हमारा कैरेक्टर जो है वो 0 निकल के आएगा। तो ये हमारे वो कैरेक्टर IR रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर निकल के आए। इन्हीं कैरेक्टर्स को हम अब अपने जो हमने 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन थी उसमें हमें लिख देना है। ठीक है, जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए ई का कैरेक्टर हमारा 2 निकल के आया तो हमने ई के नीचे यहाँ पर जो टॉप 5 थी हमारी हमने 2 लिख दिया है। ठीक है, फिर C4Z का कैरेक्टर हमारा 0 निकल के आया तो हमने 0 लिख दिया। फिर C2Z का कैरेक्टर -2 है तो हमने -2 लिख दिया। फिर ये जो C2X या C2Y थी इसका कैरेक्टर हमारा 0 निकल के आया तो हमने 0 लिख दिया। और जो C2- थी वो हमारी C2XY थी, उसका कैरेक्टर भी 0, तो हमने, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन बन गई। हमारी एक जो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन थी उसका कैरेक्टर जो है वो निकल के आ गया। ठीक, तो वो हम सब वहाँ पर लिख चुके हैं। अब यहाँ पर हमने कैरेक्टर तो निकाल लिया, फिर से हमें एक बार देखना है कि क्या ये रूल 2 भी ओबे कर रही है कि नहीं। और रूल 2 क्या बोल रहा था, रूल 2 में फिर वही हमें ये करना है कि ये नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर। तो जब हम ये करेंगे इसको तो हम रिजल्ट क्या आना चाहिए, इन सब के स्क्वायर का सम जो है वो ऑर्डर के इक्वल आना चाहिए। तो वो ऑर्डर के इक्वल आ भी रहा है। और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि क्या वो ऑर्थोगोनैलिटी वाला रूल भी फॉलो कर रही हैं। तो जैसे टॉप 4 और टॉप 5 अगर हम ले लें, यानी टॉप 4 ये है और टॉप 5 ये है, तो हम क्या करेंगे 1 × 1 × 2 प्लस 2 × -1 × 0 प्लस 1 × 1 × -2 प्लस 2 × -1 × 0 प्लस 2 × 1 × 0। बस यही सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और आंसर हमारा 0 आया। इसका मतलब टॉप 4 और टॉप 5 जो है ऑर्थोगोनल है। और ये आप किसी और भी टॉप 3 के साथ करके देख लीजिए, टॉप 2 के, टॉप 1 के, किसी के साथ भी करके देख लीजिए, ये ऑर्थोगोनलिटी वाला रूल जो है वो फॉलो करेंगी। तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ गया है, Hence we have found the 2-dimensional IR and we may add its characters to the table। वही हमने इसमें टेबल में कैरेक्टर ऐड कर दिए। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे मोलिक्यूल सिंबल्स देने हैं। ठीक है, मोलिक्यूल सिंबल्स का क्या तरीका बताया था मैंने। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कौन सी है। 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में या तो हम A लिखते हैं या हम B लिखते हैं। ठीक है, और 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है तो हम E लिखते हैं। तो इसको तो मैं पहले ही E लिख दूँ यहाँ पर। ठीक, अब ये E लिख दिया। अब हमें यहाँ पर A या B लिखना है। अब हमें A लिखना है या B, ये कौन डिसाइड करेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस डिसाइड करती है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिक होती है तो हम A लिखते हैं, अगर वो सिमेट्रिक नहीं होती है तो हम उसके लिए B लिखते हैं। सिमेट्रिक से मतलब उसका +1 कैरेक्टर है तो सिमेट्रिक हो गई और नेगेटिव कैरेक्टर तो एंटी सिमेट्रिक हो गई। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ये 1 1 पॉजिटिव है तो इसके लिए हम A लिख देंगे और इसके लिए भी हम A लिख देंगे। यहाँ -1 है दोनों में तो इसलिए हम इसको B लिख देंगे और इसको भी हम B लिख देंगे। ठीक, फिर हम देखेंगे परपेंडिकुलर C2, यानी यहाँ पर 1 जो 2 लिखना है हमें, अगर इस C4 से कोई परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है तो उसके हम कैरेक्टर्स देखेंगे कि वो +1 है या -1। तो अगर वो +1 है यानी सिमेट्रिक है तो हम 1 लिखेंगे और अगर वो एंटी सिमेट्रिक है तो हम 2 लिखेंगे। तो ये C2Z तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो C4 में से ही निकली है क्योंकि परपेंडिकुलर C2 है ये वाली। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं ये 1 है यानी कि ये पॉजिटिव है तो हमने यहाँ लिखा 1, ये -1 है तो यहाँ लिखा 2, फिर ये +1 है तो हमने 1 और फिर ये -1 है तो 2। तो ये हमारे इसमें सिमेट्रिक। अब क्योंकि कोई I और सिग्मा H तो प्रेजेंट है नहीं, अगर I या प्रेजेंट होता है तो हम G या U भी लगाते, प्लस होता I तो हम G लगाते और कैरेक्टर उसका -1 होता तो हम U लगाते। और ऐसे ही सिग्मा H के लिए हम सिंगल प्राइम यहाँ पर प्राइम लगाते ऊपर की साइड या डबल प्राइम लगाते, पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने नहीं लिखा कुछ भी। ठीक, अब क्या बचा, ये हमारी कुछ पार्ट बन गया। अभी भी कैरेक्टर टेबल पूरी नहीं हुई है क्योंकि अभी हमारे पास ये वाला पार्ट बचा है। इसमें हम क्या लिखेंगे, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है। द रिमेनिंग टास्क इज टू असाइन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, द रोटेशंस एंड द सर्टेन एल्जेब्रिक फंक्शंस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू देयर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर वो एल्जेब्रिक फंक्शंस आएंगे, यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आएंगे और रोटेशनल वाले आएंगे। तो फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वी टेक ट्रांसलेशनल वेक्टर्स एज बेसिस सेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हमें ट्रांसलेशनल वेक्टर को बेसिस सेट मानना पड़ेगा। ठीक है, और रोटेशंस के लिए हमें रोटेशनल वेक्टर्स को बेसिस सेट मानना पड़ेगा। तो देखिए रोटेशनल और ट्रांसलेशनल वेक्टर्स के लिए मैंने अलग से बेसिस सेट
मतलब एक वीडियो बना रखी है जहाँ पर ट्रांसलेशनल वेक्टर और रोटेशनल वेक्टर को एज बेसिस सेट जब मानेंगे तो हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, वो सब मैंने उसमें बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्या करने जा रही हूँ। और फिर जो ये फंक्शंस हैं, इनके लिए फंक्शंस के लिए हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ट्रांसलेशनल वेक्टर और रोटेशनल वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, हमने ट्रांसलेशनल वेक्टर, जैसे हमें सपोज ये था हमारा, ये हमारी z एक्सिस थी, ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। अब हम देखेंगे इस z एक्सिस पर ट्रांसलेशन वेक्टर कैसे जा रहा होगा, यहाँ से ऊपर की साइड, ठीक है। तो यानी z एक्सिस को ही मान लीजिए आप कि z एक्सिस में क्या चेंज हो रहे हैं, बस हमें वो देखना है। ये सारे ऑपरेशन अप्लाई करने के दौरान ई अगर हम अप्लाई करेंगे तो इस ट्रांसलेशनल वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम C4 अप्लाई करेंगे, C4 अप्लाई करेंगे तो भी हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर से मतलब है इस z एक्सिस की डायरेक्शन में कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो C4 भी हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है। अब जब हम C2Z अप्लाई करेंगे तो देखिए, जब हम C2Z अप्लाई करेंगे तब भी हमारा C2Z ऐसे हो जाएगी, तो भी हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी कि तीनों हमारे 1 निकलेंगे, तो हमारे ये तीनों 1 + 1 हमारे सिर्फ A1 में निकल के आ रहे हैं और A2 में निकल के आ रहे हैं। बाकी में तो ये दोनों -1 हो गए, तो और ये तो छोड़ ही दीजिए। तो या तो A1 हो सकता है या A2। अभी हम आगे और अप्लाई करते हैं। 2C2 ये कौन सी थी, या तो C2x मान लीजिए या C2y मान लीजिए। तो अगर मैं मान लीजिए इसी वाली एक्सिस को, ये एक x मान लीजिए, एक y मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये वाली एक्सिस है, तो अगर मैं C2 अप्लाई करूंगी तो मैं कैसे इसके अराउंड घुमाऊंगी, मैं इसको 180 डिग्री पर, ठीक है। तो ये पहली बार घुमाया 90 डिग्री और दूसरी बार घुमाया तो 180। तो यानी जो ये ऊपर था ये पूरी नीचे, यानी कि z एक्सिस जो हमारी प्लस में थी अब वो माइनस में पहुंच गई है। इसका मतलब हमें C2 के अंदर -1 वाला जो है वो देखना है। तो -1, अब हम A1 A2 तो हम पहले ही देख चुके थे कि A1 या A2 में से कोई हम z एक्सिस के लिए देखने जा रहे हैं कैरेक्टर। तो क्योंकि -1 आया है तो अब ये वाली जो A2 है, इसका मतलब इसके आगे हम z लिख सकते हैं। मतलब हमने क्या करना है, ट्रांसलेशनल वेक्टर पर जो जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को लिखते चले जाना है एस +1 या -1। अगर कोई चेंज हो रहा है तो हम -1 लिखेंगे, यानी डायरेक्शन में अगर कोई चेंज हो रहा है, और अगर वही डायरेक्शन रह रही है तो हम +1 लिखेंगे। तो इन तीनों ऑपरेशन अप्लाई करते समय z एक्सिस पर कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए वो +1 थी। लेकिन जैसे ही हमने C2x या C2y भी अप्लाई करके देख लीजिए, C2x हो चाहे C2y हो, आप कोई भी अप्लाई करके देख लीजिए, वो सब इसको -1 कर देंगी, तो ये -1 हो जाएगा। और ऐसे ही हमारी C2xy भी, C2xy यहाँ से जा रही है तो इसके अलोंग जब हम घुमाएंगे तो भी हमारा -1 ही आएगा, यानी लास्ट के दोनों करेक्टर -1 आ रहे हैं। तो अब हम इसके आगे वो z लिख देंगे। तो ये जो लिखना होता है ये हम कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट z को दिया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलेशनल वेक्टर tz, कि इस tz पर क्या फर्क पड़ा। tz ना भी याद रहे, आप सिर्फ z एक्सिस में चेंज देख लो, z एक्सिस में कोई चेंज और उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर लिखते चले जाओ। तो ये 3 1 निकले, 2 -1 निकले, तो ये हमारी A2। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये जो z एक्सिस मतलब जो हमने z कोऑर्डिनेट्स लिखा है वो उसमें हमारी A2 सिमेट्री देखने को मिल रही है, तो हमने z लिख दिया, ठीक। अब आप बात आती है x और y ट्रांसलेशनल कोऑर्डिनेट्स, जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स थे यानी Tx और Ty की। तो क्योंकि यहाँ पर 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो जब भी यहाँ पर इसका मतलब हुआ है कि एक्स वाई एक्सिस जो है वो आपस में मिक्सअप हुई हैं, एक्स वाई एक्सिस मिक्सअप हुई हैं और z ने अपनी अकेली एक जो है वो 1 डायमेंशनल बेसिस बनाया। तो 2 डायमेंशनल बेसिस जब भी कभी होते हैं, यहाँ पर आप आंख बंद करके यहाँ आप एक्स वाई लिख सकते हैं, ये एक्स वाई लिखा और ये ऐसे, या इसका ये मतलब होता है कि हम ये दोनों मिक्सअप हो गई हैं। अब ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हमारी बनाएंगी, और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है तो हम इसके आगे एक्स वाई लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा होती तब फिर हम किसी एक में एक्स वाई आता, जब दोनों में नहीं आएगा, वो कहीं एक पर आएगा, फिर वो हम अप्लाई करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कभी, हम जब C3V पॉइंट ग्रुप के लिए देखेंगे कि ये एक्स वाई कैसे मिक्सअप होती है। अभी तो यहाँ पर कोई और है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली एक्स वाई को लिख सकते हैं कि ये आपस में मिक्सअप हो गए। तो जो Tx और Ty हैं, जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, वो भी आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसके आगे डायरेक्टली एक्स वाई लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोटेशनल वेक्टर्स की, और रोटेशनल वेक्टर्स के लिए आपको क्या सबसे पहले RZ को ही देखना है। RZ रोटेशनल वेक्टर के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया था कि RZ का मतलब क्या हुआ, Z एक्सिस के अलोंग आपने एक कर्व्ड एरो बना देना है, ठीक है। और इस कर्व्ड एरो पर इन ऑपरेशंस अप्लाई करने के दौरान क्या चेंज हो रहा है, क्या इसकी डायरेक्शन में, जैसे अगर हम इसको शुरू में ये मैंने ऐसे ले रखा है इस डायरेक्शन में, यानी टेल से लेके हेड की तरफ डायरेक्शन गई है, टेल से अगर हेड की तरफ डायरेक्शन जा रही है तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्या ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अगर ये क्लॉकवाइज ही रहे
तब तो हम 1 1 1 लिखते चले जाएंगे, यानी कि +1। लेकिन अगर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो हम उसके लिए -1 लिख देंगे। अब देखें, देखो जब हम इस पर ई अप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, तो हम इसके लिए 1 लिख देंगे। C4 अप्लाई करेंगे, C4 अप्लाई करने पर भी हमारा कोई चेंज नहीं होगा, ये तो अपनी डायरेक्शन यही रखेगा, तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। C2Z पे भी कोई चेंज नहीं होने वाला। अब हम आते हैं C2 पर, यानी C2X या C2Y। देखिए C2X और C2Y पर क्योंकि हमारी Z एक्सिस भी नीचे चली जाएगी, ये चली गई हमारी नीचे, और जब ये नीचे चली गई तो ये हमारा एरो हो गया ऐसे। अब अगर हम टेल से लेके ये इस तरह से आ गया, तो अगर हम टेल से लेके हेड की तरफ जा रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इसका मतलब डायरेक्शन जो है उल्टी हो गई। तो जब Z एक्सिस उल्टी हो जाती है तो ये रोटेशनल वेक्टर भी उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके आगे -1 लिख सकते हैं, ठीक। यानी हमारे 3 1 हो गए और एक -1 आ गया। और अब हम देखेंगे C2 क्या थी, ये भी हमारी Z एक्सिस को उल्टा कर दे रही है। तो Z एक्सिस जब भी कभी उल्टी होगी, अगर सपोज हमने ये स्टार्टिंग ली ऐसे, हमने स्टार्टिंग ली थी, नहीं हमने स्टार्टिंग लिया था ऐसे, कुछ भी ले सकते हैं जो आपने स्टार्टिंग लिए, चाहे आप क्लॉकवाइज ले चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपको देखना है क्या चेंज हुआ है। तो जब हम C2Y अप्लाई करेंगे तब भी ये नीचे जाएगा, इसके अलोंग जब हम मतलब ये जो एक्सिस यहाँ जा रही है इसके अलोंग जब घुमाएंगे तब भी ये नीचे ही जाएगा, और जब ये नीचे जाएगा तब भी इसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी होके ही आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए जो ये डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शन बस हमें सिर्फ इस कर्व्ड एरो की डायरेक्शन पर ध्यान रखना है। तो जब Z एक्सिस उल्टी होगी तो इसकी डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। अगर ये क्लॉकवाइज आपने शुरू में लिया है तो बाद में आपको एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। तो यानी ये -1, ये भी -1 होगा और ये भी -1 होगा। तो यहाँ फाइनल्स फिर से हमें A2 सिमेट्री ही मिली, किसके लिए, RZ के लिए। तो हम इसके आगे RZ लिख देंगे, ठीक है। और RX और RY क्योंकि यहाँ पर 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट है तो हम इसी के आगे इसको RX और RY को लिख सकते हैं। जब भी कहीं पर कोई एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट होती है तो उसके आगे हम हमेशा XY और RX RY ज़रूर लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों मिक्सअप होती हैं। अभी मिक्सिंग मैंने आपको बताई नहीं है, तो अभी जब मैं कभी समझाऊंगी तो मैं अच्छे से समझा दूंगी। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रख लीजिए कि अगर एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट है तो वहाँ पर हम XY और RX RY एक साथ लिखते हैं। तो ये वाला हमारा ब्लॉक जो है ख़त्म हो गया। अब हमारा आता है ये वाला ब्लॉक। इस वाले एरिया में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस लिखे जा रहे हैं, और वो हम कैसे लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डी ऑर्बिटल्स का देखेंगे, या फिर हमारा और एक तरीका भी है। तो वो कौन कौन से होंगे, Z² होंगे, X² + Y² होगा, X² - Y², XY XZ YZ, ठीक है। ये सारे हमारे वही ऑर्बिटल्स हैं जो हम डी ऑर्बिटल यूज़ करते हैं ना, DX² - Y², DXY DXZ DYZ DZ², और ये एक्स्ट्रा यहाँ पर हमारा फंक्शन आ जाता है। एक तो हम अभी मैं दिखाऊंगी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। फिलहाल हम एक और तरीका है इसका कि सिंस वी ऑलरेडी नो हाउ ईच ऑफ द इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट बिहेव्स, इट इज सिंपल टू वर्क आउट द रिजल्ट्स फॉर दीज कॉम्बिनेशन। टू इलस्ट्रेट लेट अस टेक X² - Y²। देखिए सपोज हमें X² - Y² का रिजल्ट देखना है, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा सबसे पहले ई अगर हम अप्लाई करें X² - Y² पर कोई चेंज नहीं आएगा, सेम एज इट इज़ रहेगा X² - Y², तो इसको हम लिख देंगे +1, ठीक है। जब हम C4 अप्लाई कर रहे हैं, तो जब C4 अप्लाई कर रहे थे वो X को Y में और Y को -X में चेंज कर दे रहा था, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया भी था। ये C4 जब हम अप्लाई कर रहे थे तो X Y में चला जा रहा था और Y जो है वो -X में चेंज हो जा रहा था। ये सारे रिजल्ट्स ही हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, X² - Y² में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। X² की जगह हम लिखेंगे -X² और -X² तो X² ही होता है, तो आंसर हमारा X² है। फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस लगाया, फिर Y हमारा -Y है, तो क्योंकि Y का स्क्वायर हो रखा है और Y हमारा -Y है तो -Y का स्क्वायर करेंगे, और -Y का स्क्वायर भी हमारा Y² के इक्वल होता है, तो X² - Y²। जैसा ये था एज इट इज़ ही रहा, इसका मतलब C2 के आगे हम इसको +1 लिखेंगे, ठीक है। और अच्छा मैं आपको C4 समझा रही थी ना, मैं C2 पे पहुंच गई। देखिए C4 ने क्या करा था, X को Y में और Y को -X में चेंज किया था, तो हमने क्या करना है, X की जगह पे Y² कर देना है और Y की जगह पे -X का स्क्वायर करना है। तो जब हम X की जगह पे Y लिखेंगे तो Y का स्क्वायर, तो Y का स्क्वायर जगह माइनस साइन लगाएंगे, और Y की जगह हम -X लिखेंगे और -X का स्क्वायर भी X² हो जाएगा, तो ये -X², और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं।
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर अप्लाई करना है। हम ये कह रहे हैं C4 क्या कर रहा है, x को y में चेंज कर रहा है, तो हम x की जगह y लिखेंगे और y का स्क्वायर करेंगे। माइनस y को माइनस x में चेंज कर रहा है तो माइनस x का स्क्वायर लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। मतलब आपने ये देखना है कि ये सारी एक्सिस एक्स और वाई में क्या चेंज ला रही हैं, और जो वो चेंज ला रही हैं उस चेंज को आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में पुट करना है, और फिर आपको आंसर देखना है क्या आपको सेम आंसर मिल रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर आपको एज इट इज मिल रहा है तो उसके आगे आप कैरेक्टर लिखेंगे 1 +1 यानी, और अगर वो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई तो हम करेक्टर लिखेंगे -1। तो देखिए जब हमने C2Z अप्लाई करी, C2Z क्या कर रही थी, x को माइनस एक्स में और y को माइनस वाई में चेंज कर रही थी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, और दोनों क्योंकि प्लस में आ जाने हैं तो आंसर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर C2X अप्लाई, C2X क्या कर रही है, x को तो x ही रहने दे रही है पर y को माइनस वाई में कर दे रही है, और माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो हमारा वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, तो ये भी हमारा एज इट इज ही रहेगा। C2XY क्या कर रही है, x को y में और y को x में चेंज कर रही है, तो हम इसकी जगह वाई स्क्वायर लिखेंगे, इसकी जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब जो हमारे कैरेक्टर्स निकल के आए, तो देखिए ई के लिए हमारा क्या निकल के, ये हमने ई लिखा, ई के लिए हमारा 1 निकल के आया, C4 के लिए हमारा माइनस साइन आया तो हम -1 लिखेंगे, C2Z के लिए हमारा क्या निकल के आया, 1 निकल के आया क्योंकि वही आंसर आया, C2X के लिए हमारा क्या निकल के आया, सेम आंसर निकल के आया, और C2XY के लिए हमारा क्या निकल के आया, -1। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर ये वाले जो हैं कैरेक्टर्स हमारे किस वाली IR से मैच कर रहे हैं, तो 1 -1 फिर 1 1 -1, तो अगर हम यहाँ देखें तो 1 -1 1 1 -1, क्योंकि ये इससे मैच कर रहे हैं तो इसीलिए अब हम यानी इसमें B1 सिमेट्री हमें देखने को मिल रही है, तो हम इसी के आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे। ये बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम ये सेम रिजल्ट्स हम कैसे और ला सकते हैं, हम इन्हीं ये रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए थे और इसी रिजल्ट्स को फिर हमने असाइन कर दिया, तो हमारी B1 रिप्रेजेंटेशन में आ गया, ये बात इसमें लिखी हुई है। अब हम इसी को dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फंक्शन लिखने जा रहे हैं, तो हम इस ऑर्बिटल्स पर ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई करके देखेंगे। अगर हम ई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ भाई सेम रहेगा। भाई dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x पर लोब बना हुआ होता है और y पर लोब बने हुए होते हैं, ये प्लस प्लस होते हैं, ये माइनस माइनस होते हैं, ठीक। फिर हम इस पर C4 अप्लाई करेंगे, C4 अप्लाई करने पर क्या होगा, ये यहाँ पहुँचेगा, y जो है x पे और x जो है माइनस वाई पे, ठीक है। या अगर आप इसको x और y मान रहे हैं तो x जो है y पे और y जो है माइनस x पे, कैसे भी समझ सकते हैं वो। तो अब जब ये यहाँ पहुँचेगा तो क्या होगा, ये वाला लोब जो है, मतलब ये वाला जो लोब है वो यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये वाला लोब तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा, और माइनस वाला लोब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये माइनस लोब, तो अब यहाँ पर चेंज हो गया है। जब चेंज हो जाता है तो हमने इसके लिए -1 कैरेक्टर लिखा, इसमें कोई चेंज नहीं था इसलिए हमने इसका +1 कैरेक्टर लिखा। फिर हम इसमें C2Z अप्लाई करेंगे, C2Z अप्लाई करने पर क्या होगा, ये लोब अपने से दूसरे, ये लोब यहाँ पहुँच जाएगा और ये लोब यहाँ पहुँचेगा, ये लोब यहाँ और ये लोब यहाँ, साइन में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने इसको +1 लिखा। C2X में क्या करेंगे, C2X में इसके अलोंग हम घुमा देंगे, इस वाली एक्सिस के अलोंग घुमाएंगे तो माइनस, ये दोनों लोब्स तो अपनी जगह पे रहेंगे, ये लोब यहाँ और ये लोब यहाँ, तभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, तभी भी +1 रहेगा। अब C2XY में क्या होगा, ये वाला लोब यहाँ पहुँचेगा और ये लोब यहाँ पहुँचेगा, ऐसे ये लोब यहाँ पहुँचेगा और ये लोब यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो हमने इसका साइन यहाँ पर उल्टे होके आएंगे और ये -1, तो हमारा यही रिजल्ट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ई के लिए +1 तो ई के लिए +1, C4 के लिए -1 तो C4 के लिए -1, C2Z हमारा +1 है तो +1, C2X यानी कि C2X कर लो चाहे C2Y +1, और C2 हमारी क्या थी, C2XY, उसके लिए -1। तो सेम हमारा रिजल्ट ऐसे भी निकल, चाहे आप वैसे निकाल के देख लीजिए चाहे आप ऐसे निकाल के देख लीजिए, तो ये रिजल्ट हमारा निकल के आया B1 सिमेट्री के लिए, तो हमने B1 रिप्रेजेंटेशन के आगे इसको लिख दिया। ऐसे ही हम यही सारे ऑपरेशन DXY पर भी अप्लाई करके देखेंगे। अब DXY कैसे है, DXY क्या होता है, वो प्लानर ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है तो मैंने इसको बीच में बना दिया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर आप ये शुरू से ही इसको एक्स और इसको वाई लेके चल रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं,
वो आपकी मर्जी है। वो मैंने पहली बार में ऐसा बन गया तो मैंने फिर इसमें एक्स वाई ऐसे बना दी इसको, ठीक है। चेंजेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ई है तो हमारा ई तो एज इट इज़ रहेगा। C4 है, C4 में फिर वही चेंज होगा, ये प्लस वाला यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, ये यहाँ पहुँच जाएगा और फिर ये यहाँ पहुँचेगा। C4 में हम क्या कर रहे हैं, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये प्लस यहाँ पहुँचेगा और ये माइनस यहाँ पहुँचेगा। तो हमारी ये कुछ इस तरह से सिमेट्री बन के आएगी, मतलब साइन जो है कुछ इस तरह से आएंगे, ये उल्टे हो जाएंगे, ये -1 हो जाएगा। इसीलिए C2Z अप्लाई करेंगे। C2Z में हमें कुछ नहीं करना है, C2Z में ये एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि Z एक्सिस है। C2Z में हम ये प्लस यहाँ पहुँचेगा, ये प्लस यहाँ, ये माइनस यहाँ, ये माइनस यहाँ, लोब्स हमारे एज इट इज़ ही रहने वाले हैं, ठीक है, मतलब साइन उनके एज इट इज़ रहने वाले हैं। C2X में हम क्या करने जा रहे हैं, C2X में जब हम चेंज करेंगे तो ये प्लस वाला तो यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी होगा, दोनों में चेंजेस हो जाएंगे। जब दोनों में चेंजेस हुए तो ये -1 हो जाएगा। C2XY, अब C2XY X और Y के बीच में से होके जा रही है, तो यानी यहाँ से होके जा रही है। जब C2XY अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, प्लस प्लस में तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये वाला यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ पहुँचेगा, तो इसका हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम इसके कैरेक्टर को देखें तो इसके कैरेक्टर्स को अगर हम मैच करें और अब हम अपना ये ऑपरेशन लिखें इस पर कि हमारा XY हम कहाँ लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको देखिए, मैं इसको रिज़ल्ट देख ले रहे हैं इसका। ये +1 है, ठीक है, फिर ये -1 है। अरे बाप रे, ये सब मैं आपको यहीं से, चलिए इसको मैं अलग लिख लेती हूँ, हम रिज़ल्ट को अलग लिख लेते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट हमने ये निकला हमारा +1, ठीक है। C4Z निकला हमारा -1, फिर हमारा C2Z निकला +1, ये अगर आपको दिख तो रहा है ना, और ये C2X यानी कि C2X ये था, ये हमारा निकला -1 और C2 जो निकली वो हमारी निकली +1। तो अब हमें ये रिज़ल्ट देखना है और ये रिज़ल्ट हमें मैच करना है। अब हम ये रिज़ल्ट अगर हम मैच करेंगे, देखें कहाँ पर आ रहा है, 1 -1 1 -1 1, ठीक, ये रहा 1 -1 1 -1 1। तो जब ये रिज़ल्ट हमारा B2 में आ रहा है तो हम B2 के आगे XY लिख देंगे, तो हमने यहाँ XY लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। अब इसकी चाहे तो आप पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये ऐसे। अब देखते हैं फर्दर हमें अभी और क्या करना रहता है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब XZ और YZ समझाना बहुत मुश्किल काम है और मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, बस इसके लिए सिर्फ मैं इतना बता देती हूँ कि जहाँ पर भी कहीं RX RY लिखा होता है वहाँ पर ये RX RY इस वाले बॉक्स के अंदर है, मेरा बॉक्स छोटा पड़ गया है, ये RX RY इसी बॉक्स के अंदर लिखना है। इसी तरह ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब है दोनों जो है मिक्सअप हो चुके हैं। अगर आप RX, RY लिख देंगे, कोई ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब वो मिक्सअप नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट लिखने का मतलब होता है वो मिक्सअप हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी हम जहाँ पर भी RX RY होता है वहाँ पर हम हमेशा XZ और YZ इसी तरह, वो भी मिक्सअप होते हैं क्योंकि X और Y एक्सिस दोनों में आ चुकी हैं क्योंकि, तो ये भी मिक्सअप होते हैं। तो XZ YZ हम हमेशा वहाँ पर लिखते हैं जहाँ पर RX RY लिखा हुआ हो, ठीक। अच्छा, अभी हमारे पास और फंक्शन हमने कौन कौन से लिखने हैं, देखिए XZ YZ XY x² - y²। अब हमारे पास ये रह गया है। अब देखिए x² - y² के लिए ये रिजल्ट आ रहा था। अब यही सब आप अप्लाई करेंगे x² + y² पर, तो आप पाएंगे कि सारे के सारे आपके +1 आएंगे। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, ये सब साइन जो है प्लस हो जाएंगे, चेंजेस तो वैसे ही रहेंगे लेकिन यहाँ पर -y था बीच में, अब कि हम प्लस लगा देंगे। तो जब सब प्लस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, y² + x²। चाहे आप उसको x² + y² लिख लो, चाहे y² + x² लिख लो। तो जब सारे के सारे 1 बन जाएंगे तो यानी कि सारे कैरेक्टर +1 कहाँ पर लिखे हुए हैं, सबसे ऊपर। तो हम इसके लिए लिखेंगे x² + y², ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको मैंने यहाँ कॉमा, ये ब्रैकेट नहीं लगाना अभी, ठीक है, x² + y², इसके आगे लगाना है कॉमा। अभी हमारा z² और बचा हुआ है। z² के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमने z लिखा है उसके कैरेक्टर का स्क्वायर करेंगे, बस सिर्फ इसके, ये सब कुछ नहीं मिक्स करना, आपकी बार 2 को मिक्स नहीं करना, सिर्फ इनके कैरेक्टर का स्क्वायर। और क्योंकि ये सारे 1 है, -1 का स्क्वायर भी +1 ही हो जाएगा, ये भी टोटली सिमेट्रिक आएगा। तो हम यहाँ पर इसको z² लिखेंगे और अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो कैरेक्टर टेबल है वो कंप्लीट होके आ जाएगी। ये पूरी की पूरी आ तो रही है ना आपके इसमें, तो ये हमारी पूरी कैरेक्टर टेबल D4 के लिए जो है वो बन के आ गई है। तो इस तरह से हम सारी जो भी कैरेक्टर टेबल्स बनाने को आती, देखिए हमारी यूनिवर्सिटी जो है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, वहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया है कि
ये बनाने को आया हो आपके लिए कि भाई कैसे बनानी जाएगी, तो अगर कोई आएगी भी तो C2V की आएगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और C2V की तो मैंने आपको लास्ट में समझाई दी है, बहुत ईजी होती है C2V की बनानी, और बाकी किसी की आने वाली है नहीं। और ज़्यादा C3V की आएगी तो वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। बाकी आप खुद से ट्राई करके देखिए। तो कैरेक्टर टेबल कभी कंपटीशन लेवल पे भी जाएंगे तो वहाँ बनाने को कभी नहीं आती है, ठीक है, वहाँ ऑलरेडी बनी हुई होती है। और जो थ्योरी वाले एग्जाम की बात है तो मैं बता रही हूँ कि अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी में तो कभी पूछी नहीं गई है। तो अगर पूछी भी गई तो मोस्ट प्रोबेबली C2V की, क्योंकि C2V सबसे ईजी भी होती है और बना भी सकते हैं आप आराम से। C2V ज़्यादातर C3V की पूछी जा सकती है। और अगर कोई और पूछी भी जा रही है तो मैंने कुछ ना चीज़ें पॉइंट्स यहाँ पर नोट करके रखे हैं कैरेक्टर टेबल्स के बारे में। तो अगर आप सारी कैरेक्टर टेबल्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ वहाँ देखने को मिलेंगी। देखिए ये मैं यहाँ आपको मैंने नोट कर दिया है, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मैंने क्या बताया, देखिए सबसे पहले अगर हमें कोई भी पॉइंट ग्रुप, मतलब हमें कैरेक्टर टेबल को बनाना अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमने क्या करना है, उसमें हम इसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पहले हमने उसमें पॉइंट ग्रुप देख लिया, ठीक है, और पॉइंट ग्रुप देखने के बाद फिर उसमें सिमेट्री एलिमेंट देखे, फिर उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखे, नंबर ऑफ क्लासेस देखी, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ IR बनानी, डायमेंशंस देख लिए। फर्स्ट IR हमारी सिमेट्रिक होती है, फिर हमने बाकी की जो निकालनी है वो टॉ1 इंटू टॉ2 या टॉ1 इंटू टॉ3, टॉ1 इंटू टॉ4 से हमने निकाल लिया। जितनी भी हमारी वन डायमेंशनल, ये 1D IR का मतलब है वन डायमेंशनल IR, जितनी भी हमारी वन डायमेंशनल IR होती हैं उन सब का कैरेक्टर +-1 होता है, ठीक है। उसमें आपको 0 नहीं लगाना है कहीं पर भी, ना 2D IR जो होती हैं उनमें कैरेक्टर +1 -1 +1 -2 और 0 हो सकता है। अच्छा 2D IR अगर एक है तो उसमें आपको XY और RX RY एक साथ लिखना है, अगर एक ही 2 डायमेंशन है। हाँ अगर एक से ज़्यादा है तब आपको ये अलग अलग देखने को मिल सकती हैं। अच्छा 2D IR में एक और चीज़ है कि जो हमारी पहली IR होगी उसमें हम हमेशा x² + y² और z², जैसे कि हमारा इसमें आया जो फर्स्ट IR थी उसमें रिजल्ट हमेशा यही निकल के आएगा। अगर कोई भी चाहे वो एक 2D IR हो चाहे एक से ज़्यादा 2D IR हो तो उसमें हमेशा फर्स्ट IR में हमें ये लिखना ही लिखना है। लेकिन अगर 1D IR है तो जो फर्स्ट IR है उसमें, जैसे कि वाटर की आई थी, उसमें हम हमेशा x², y², z² लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये मैंने आपको C2V की जब समझाई थी तो मैंने आपको बताया भी था कैसे लिखते हैं। और 2D IR अगर हैं, एक से ज़्यादा भी हैं चाहे एक भी हैं, जहाँ भी आपने RX RY लिखा है वहाँ पर XZ YZ ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आप अगर कैरेक्टर टेबल को स्टडी करेंगे तो खुद से भी समझ पाएंगे कि क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं, मतलब क्या क्या आपको रिपीटिशंस देखने को मिल रहे हैं। पर हालांकि इतना सब कुछ आता नहीं है, पर ये मैंने आपको सिर्फ एक अपने आप से स्टडी किया तो वो मैंने बताया है इसमें। बाकी तो आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।